एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद इस स्टोरी को लेकर आ गई हूँ। बेसिकली मैं लाना तो चाहती थी स्टोरी को, बट यार लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टी आती है, जिसको संभालने में ही टाइम बीत जाता है और रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिलता। तो मेरे साथ ही ठीक वैसे ही हुआ है यार, डिफिकल्टी को पार करके मैं फाइनली आज लेकर आई हूँ स्टोरी को। आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन को समझेंगे गाइस। एंड सेकेंड एक और बात मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि यूट्यूब ने मुझे मेरा फर्स्ट पेमेंट दिया है। हाँ, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। बेसिकली ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना केयर दिया है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। एंड आपके बिना मैं सच में यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और रही बात मेरे फैमिली मेम्बर्स की मेरे सैलरी को लेकर कोई रिएक्शन, तो गाइस बहुत ज़्यादा ही अजीब थे। हाँ, खुश है, बट ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यूट्यूब से कोई पैसा भी कमाऊँगी। ये मेरा हॉबी था। मेरे लिए कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं वहाँ से कुछ कमाऊँगी, बट फिर भी मैंने कमाया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं होता। एंड चलिए, बहुत बकवास किया है और ये मुझे शेयर करना था आप सभी से, क्योंकि ये जानने का हक आपको भी है कि मुझे फर्स्ट सैलरी मिला है यूट्यूब से। थैंक यू सो मच गाइस अगेन। तो चलिए आज शुरू करते हैं आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि विंग एंड वांगजी जो अपने वाइल्ड रोमांस में खो चुके थे, उन दोनों ने एक दूसरे को मार भी कर दिया था। साथ ही साथ वो लोग कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो भी उन दोनों ने देख लिया। यहाँ पे वांगजी को पता चला था कि यिन आयरन को खत्म करने के लिए महाशक्ति बनाना पड़ेगा। अब महाशक्ति बन सकता है यिन एंड यांग से। अब यहाँ पे वांगजी को पता चला कि यिंग जो विंग के पास है और यांग जो वांगजी के पास है। तो बेसिकली उसे पहले लगा था कि ये जस्ट पावर ट्रांसफॉर्मेशन से ही हो पाएगा, तो वो अपने हाथ से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता, लेकिन बाद में उसे फिर से पता चलता है कि इससे बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है और उनके पास सिर्फ 4 दिन थे और इन 4 दिनों में उसे कैसे भी करके बस महाशक्ति को बनाना होगा। एंड इसीलिए ही विंग ने जो तरकीब बताया था उसकी वजह से विंग वांगची थोड़ा शौक तो था, लेकिन हाँ, ये काम आता क्योंकि अभी उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं थे और वो हाथ से ट्रांसफ़र जितना करेगा उसमें बहुत टाइम लगने वाला था, जो टाइम उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे विंग एंड वांगजी के पास एक और ऑप्शन था जिससे वो लोग यिन एंड यांग को एक कर सकते थे, एंड वो तरीका था लव मेकिंग। हाँ, लव मेकिंग। तो बेसिकली ये चीज़ विंग को पता था एंड विंग की बात को वांगजी ने सुनने के बाद एक टाइम भी देर नहीं किया था। ऑफकोर्स वो क्यों करेगा, क्योंकि अपने सामने एक जीता जागता खाना था और साथ ही साथ वो उसका खुद का ओमेगा था, तो वो कैसे रोके खुद को और अपनी तरफ तो भी तो मिटाना था। ऑफकोर्स उसे अपनी पास्ट लाइफ स्टोरी याद आ गई थी एंड वहाँ से इसे सारी चीज़ें वो चुन चुन के बदला तो लेना चाहता था। हालांकि वो उस टाइम को सह गया था बस अपनी ओमेगा के लिए, बट जब उसे पता चला कि वो ओमेगा जिसे प्यार करता है वो और कोई नहीं वांगजी खुद था, बस वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गया था लेनान की बातों से, तो उसके बाद वो कैसे खुद को रोक दे, तो वो नहीं रोका अपने आप को। बस प्यार मिला, प्यार दिया और इतना दिया कि थक कर विंग का हाल बेहाल हो गया। तो बेसिकली इस जगह पे ऐसी एक सिचुएशन आ गई थी कि विंग को अब पिक करना पड़ रहा था अपने अल्फाज से कि रुक जाए, लेकिन वांगजी इतनी जल्दी रुक जाए तो वो वांगजी कैसा। हाँ, इसीलिए हमारा वांगजी रुकता ही नहीं है। उसकी ताकत देखकर तो विंग हैरान हो गया था। उसने सोचा था कि हाँ, वो दोनों लव मेकिंग करेंगे, एक लिमिट पर आके रुक तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वांगजी का एनर्जी, स्टैमिना देखकर विंग बेहोश होने जैसा था। वो कितनी बार किया था अपने हल्फा से कि रुक जाए, उसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, रुक जाए, लेकिन लान वांगजी रुके तो ना। कितनी देर हो चुका है विंग को खुद नहीं पता, वो पता कैसे करे, वो ऐसी हालत में था ही नहीं और ना ही वांगजी था। वांगजी का स्टेमिना देखकर विंग अब कुछ और बोल ही नहीं पाया। वो अपने हस्बैंड के प्यार को बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया था, बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे उनकी लव मेकिंग का रिजल्ट ये था कि यहाँ पे बेड ऑलरेडी टूट चुका था। हाँ, बेड टूट कर बेड के जो 4 स्टैंड थे जिसकी वजह से बेड खड़ा हुआ था वो टूट कर नीचे गिर चुका था। इतना हार्ड, इतना डीप, इतना इंटेंस लव मेकिंग के बाद बेड कैसे अपने 4 पैरों पे खड़ा रह सकता है, उसे टूट कर गिरना ही था। बेड तो टूट कर गिर गया था, लेकिन वांगजी के रुकने का नाम बिल्कुल नहीं था। फाइनली उनकी हॉट मल्टीपल सेशन के बाद फाइनली वांगजी रुकता है। वांगजी जो थक कर ही एकदम विंग के ऊपर फेंट हो चुका था एंड विंग जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक चुका था, इतना ज़्यादा कि अब वो मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था। पहले तो वो मौन कर रहा था, लेकिन होता है ना कि बॉडी की एक लिमिट पार हो जाए तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। उसके गले पे पेन होने लगा था और साथ ही साथ हाँ, वो बेहोश नहीं हुआ था। ऑफकोर्स उसे एनर्जी मिलता रहा है वांगजी से, तो वांगजी की इंटेंस लव मेकिंग के बाद भी विंग बेहोश नहीं हुआ था। बस हाँ, वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया था, अपने हस्बैंड से बेग किया था, लाउड एंड मौन किया था, उस वजह से उसके गले में पेन हो रहा था, बट फिर भी वो अपने हस्बैंड से शिकायत नहीं कर रहा था। बट हाँ, कंप्लेन थोड़ा बहुत कर रहा था कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा बीस्ट है और वो आज देख भी लिया है कि लान वांगजी हंगन चुन द लाइट बियरिंग लॉर्ड कितना ज़्यादा एंगर रख सकते हैं अपने अंदर। हाँ, बेसिकली वांगजी के अंदर एंगर था और वो एंगर उसने दिखाया था, लेकिन साथ ही साथ उसने प्यार भी दिखाया था बहुत ज़्यादा। विंग को याद भी नहीं कि कैसे वांगजी ने केयर दिखाया है, क्योंकि वो
लव मेकिंग के चलते बहुत ज़्यादा ही मतलब इतना खो गया था कि वो देख नहीं पाया था कि विंग को वांगजी किस तरह से टेक केयर कर रहा था। उसकी टेक केयर करते हुए उसके साथ लव मेकिंग कर रहा था, लेकिन विंग को तो वो नहीं दिख रहा था। वेल उनकी फाइनली इतनी इंटेंस लव मेकिंग के बाद जाके वांगजी जब रुका, तब विंग ने एक गहरी सी ब्रीथ लिया और साथ ही साथ वांगजी ने भी एक डीप ब्रीथ लिया एंड वो विंग के ऊपर एकदम कोलैप्स हो गया। वो उसके ऊपर गिर कर ना अपनी फेस को एकदम अपने ओमेगा के नेक पे रख दिया और उसे एकदम टाइटली हक कर लिया। जहाँ पे विंग भी एक डीप ब्रीथ लिया था, वो अपने हाथ को अपने हस्बैंड के हेड पर रखता है और वो उसे सहलाने लगा था। वो भी बहुत ही गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था, उसके चेस्ट अप एंड डाउन हो रहे थे। जहाँ पे वो अपने दोनों हाथों से अपने हस्बैंड को पकड़ लिया था, जहाँ पे वो दोनों बहुत ही डीपली ब्रीथ ले रहे थे। कुछ देर बाद उनकी सांसें एकदम नॉर्मल होने के बाद वांगजी जो विंग से अलग होता है, विंग से अलग होते ही वो एकदम बेड पर लेट गया था और वो विंग को हक कर लिया था। विंग भी अपने हस्बैंड को हक कर लिया था। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे अभी एंड वांगजी सबसे ज़्यादा थक गया था। वांगजी को अभी अपने एनर्जी को गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ किया था और इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से वो अपनी बॉडी को भी ठीक से हिला नहीं पा रहा था। वो अभी अपनी वाइफ को अपनी ओमेगा को हक किए हुए एक राहत की सांस लेता है, जहाँ पे वो दोनों अब एक साथ थे, एक हो चुके थे। उनके लिए यही बहुत था। लेकिन हाँ, अब आने वाला जो खतरा है उसे उन लोगों को संभालना होगा, क्योंकि अब गेम की शुरुआत और एंडिंग दोनों एक साथ होने वाला था एंड ये दोनों को ही पता है और उन्हें पता है कि अब दोनों को ठीक क्या करना पड़ेगा। एंड विंग को पता है कि अब विंग को क्या करना पड़ेगा। जहाँ पे जो वांगजी एंड विंग थे वो थोड़ी देर तक बेड पे रहते हैं, तब तक जब तक उन दोनों में थोड़ी सी एनर्जी ना आ जाए। वांगजी अपनी बॉडी की जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ा सा वापस लेने के बाद वो फाइनली वो टूटा बेड से उठता है एंड वो विंग को भी अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पे वो बेड बीच से नहीं टूटा था, वो बस उनके पैरों की तरफ से टूट कर नीचे गिरा था। वेल चारों पैर ही टूट चुके थे बेड के। वेल यहाँ पे वांगजी विंग को गोद में उठाकर उसे लेकर डायरेक्ट वॉशरूम चला गया था। वहाँ पे जाकर वो दोनों फ्रेशन अप होते हैं। वांगजी को ही विंग को फ्रेश करना पड़ता है और खुद को भी। वो दोनों फ्रेश होने के बाद वॉशरूम से बाहर आते हैं। यहाँ पे वांगजी विंग को गोद में लेकर ही बाहर आया था। वो उसे लेकर एकदम मिरर के सामने बैठ गया था, मतलब उसे मिरर के सामने बिठा दिया था। वांगजी और विंग दोनों ने ही ना एकदम जो इनर रोप था वो पहना हुआ था। यहाँ पे वांगजी जो अपनी इनर रोप को ठीक करने के बाद वो विंग के इनर रोप को भी पहनने में हेल्प करता है और वो उसे पहनाने के बाद उसके हेयर्स को भी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग जो अभी भी थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा था, वो बस शर्माते हुए अपने हस्बैंड को देख रहा था, क्योंकि उसे याद था कि किस तरह से उनका ये क्यूट सा हैंडसम सा हस्बैंड बीस्ट बन गया था बेड में। और वो समझ गया था कि लान वांगजी को एंग्री दिलाना उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ये नमूना उसने इस बार तो देख लिया था, हालांकि ये इनके लिए ज़रूरत था लव मेकिंग करना, बट फिर भी वांगजी का ये एंगर, साथ ही साथ इतना मल्टीपल राउंड को देखने के बाद, इतना स्टेमिना देखने के बाद विंग का कभी हिम्मत नहीं होगा दोबारा अपने हस्बैंड को गुस्सा दिलाना। तो वो ये समझ गया था। वेल वो अभी मिरर के सामने बैठा हुआ था और उसका हस्बैंड यानी कि वांगजी उसे ठीक से हेयर कॉम करता है, उसे तैयार करता है एंड वो खुद भी तैयार होता है। वो दोनों ही एकदम फ्रेशन अप हो चुके थे। अभी भी विंग थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा था। वो दोनों ही अपनी धुन में मगन थे कि तभी खिड़की से अब धीरे धीरे करके रोशनी आने लगा था। मतलब इतनी देर से उनके आसपास क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, उन दोनों को नहीं पता था। कैसे पता होता? क्योंकि उनके चारों तरफ जो एक बैरियर लगा हुआ था, ये बैरियर लैन ई बाउसन सनरन ने मिलकर ही लगाया था। अब इसका क्या कारण है जस्ट अभी पता चल जाएगा। वो बैरियर हटने लगा था, धीरे धीरे हटते हुए ही अब उस जगह से रोशनी आने लगा था। वांगजी का नज़र सबसे पहले गया था खिड़की की तरफ और वहाँ पे जाने के बाद ही वो विंग को बुलाता है। विंग जो अभी भी शर्मा रहा था, विंग अपने हस्बैंड की इतनी गंभीर आवाज़ सुनकर वो भी अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। उसके बाद उसकी नज़र भी खिड़की की तरफ चला गया था एंड खिड़की की तरफ जाते ही वो एकदम खड़ा हो गया था। उसने अपने स्टमक को पकड़ के रखा था। ये चीज़ वांगजी ने अभी नोटिस नहीं किया था। वेल वांगजी और विंग दोनों ही खिड़की के सामने जाते हैं एंड अब उन लोगों के सामने जो था, जो देखने के बाद वो दोनों ही शॉक थे या फिर कह लो थोड़ा सा हैरान थे, क्योंकि अभी उनके सामने चांद था जो पूरी तरीके से गोल था, यानी कि फुल मून नाइट आज था। एंड ये वो दोनों ही समझते ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगजी थोड़ा सा हैरान था, विंग हैरान था, लेकिन वो उतना नहीं था जितना वांगजी था। वांगजी विंग की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे विंग जो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है फुल मून नाइट आ चुका है। जहाँ पे जो वांगजी की विंग की बातों को सुनकर वांगजी अपने सिर को सब नोट करता है एंड तभी ही वो बैरियर हटने के बाद ही वो तीनों लोग एक ही साथ उस रूम में अपेयर हो जाते हैं। विंग एंड वांगजी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इनफैक्ट वांगजी सबसे ज़्यादा तैयार नहीं था। विंग को पता था कि वो लोग जहाँ चाहे वहाँ पे अपेयर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दो कपल के बीच में थोड़ा सा प्राइवेसी रखना चाहिए था। वांगी एंड विंग खिड़की में देख ही रहे थे कि तभी पीछे से तीनों लोगों की आवाज़ आता है, वो भी खास ने की एंड ये आवाज़ सुनकर दोनों ही एक ही साथ में पीछे मुड़ गए थे। वो दोनों थोड़ा घबरा गए थे और वो दोनों बड़ी बड़ी आंखों से तीनों की तरफ देख रहे थे। अब कहाँ सामने और कोई नहीं, लैन ई बाउसन सनरन और मैडम लैन थी। वो तीनों ही एक ही साथ में एकदम कमरे पर एंट्री मार लिया था और उन दोनों को देखकर वांगजी एंड विंग डर गए थे। जहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग थोड़ा डर तो गया था, लेकिन वो मतलब
बाउसन सेनन की तरफ देखता है और वो कहते हैं आप लोग अभी यहाँ, जहाँ पे जो बाउसन सेनन थी वो अपने चेहरे पर नोटी सा स्माइल लाते हुए उनकी नज़र पहले बेड की तरफ गया था, उसके बाद वांग जी एंड विंग की तरफ, जहाँ पे ये नोटिस करते ही ना विंग का फेस एकदम लाल पड़ गया था, क्योंकि वो लोग अभी भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुए थे। मतलब वो लोग फ्रेश हुए थे लेकिन बेड की हालत उन लोगों ने ठीक नहीं किया था ठीक से। थोड़ा बहुत वांग जी जब उठा था तब ठीक किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं था। और यहाँ पे तीनों ने एक ही साथ में एंट्री मार लिया था। यहाँ पे तो वांग जी की माँ भी थी। मतलब क्या समझेंगे, इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग था कि जो विंग वांग जी था, वांग जी अपना फेस कहीं पे छुपाना चाहता था, उसे इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था। वो दोनों वो तीनों एक साथ ऐसे ही मैनरलेसली यहाँ पे बीच में आ गए थे उनके कमरे पर। अरे बात करनी थी तो थोड़ा सा नॉक करके, मतलब बाहर से ही पुकारते तो अच्छा होता ना, लेकिन यहाँ पे तीनों ने एक ही साथ में वहाँ पे एंट्री मार लिया था। और यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी भी देखता है कि बाउसन सेनन की नज़र बेड पे गया है, और ये देखते ही ना वो ना अपने आप को ना एकदम पीछे घुमा लिया था। मतलब उन तीनों को देखने का अब हिम्मत उसे नहीं हो रहा था, वो कैसे करे। उसकी माँ यहाँ पे थी, उसके सामने तीनों एल्डर्स थी, तीनों एल्डर्स के सामने विंग एंड वांग जी थे। विंग का भी फेस लाल पड़ गया था। वो अब क्या करे, वो इतना ज़्यादा एम्बेरस्ड हो चुका था, वो सिर्फ अपने सिर को नीचा कर लिया था और कुछ नहीं। वो अब कुछ कह भी नहीं पा रहा था, वो वहीं पे एकदम स्टैचू था, जहाँ पे जो मतलब बाउसन सेनन थी नॉटी सा स्माइल कर रही थी, लेकिन लैन ई और मैडम लैन दोनों ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। मतलब वो दोनों आना नहीं चाहते थे, मतलब वो लोग बाहर से ही नॉक करना चाहते थे, लेकिन ये सारी खुरापाती बाउसन सेनन का था। मतलब बाउसन सेनन ने इन दोनों को फोर्स करके एक ही साथ में बस बेड पर एंट्री करवाया, मतलब उन लोगों के कमरे पर एंट्री करवाया। एंड अब वो दोनों तो एम्बेरसिंगली उन दोनों की तरफ देख भी नहीं रहे थे, और ना ही बेड की तरफ, उन दोनों की नज़र बेड की तरफ गया भी नहीं था। बस लैन ई बाउसन सेनन का ही नज़र वहाँ पे गया था। वो इतना ज़्यादा शेमलेस हरकतें कर रहे थे, मतलब उनको देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि वो एक एल्डर है, उनकी एज हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जी चुकी है, उन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा। वो एक टीनेजर की तरह बर्ताव कर रही थी, जहाँ पे जो विंग था, विंग को पता है कि अब बाउसन सेनन ठीक क्या एक्शन करने वाली है या फिर क्या रिएक्शन देने वाली है, क्योंकि वो अपने ग्रैंड माँ को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से। और उसका नमूना जस्ट अभी ही देखा जा सकता है, जहाँ पे बाउसन सेनन एकदम विंग के पास आ गई थी और विंग की तरफ टीजिंगली देखते हुए कहता है, विंग अच्छे से बीता ना तुम दोनों का। ये सुनकर ही ना विंग ना बाउसन सेनन की तरफ देखता है और वो घूर के उनकी तरफ देखता है। उसका फेस और भी ज़्यादा लाल पड़ चुका था। अगर टमाटो से भी ज़्यादा कोई लाल चीज़ होना तो अभी विंग का हालत ठीक वैसा हो गया था। और वो बाउसन सेनन की तरफ देखते हुए कहते, ग्रैंड माँ अब चुप रहिए। ये कहकर वो ना दूसरी तरफ घूम गया था, उसका फेस और भी ज़्यादा लाल पड़ गया था। अब वो क्या करे, वो अपना फेस कहीं पे छुपाना चाहता था, क्या करे वो। जहाँ पे जो बाउसन सेनन और भी ज़्यादा टीज करने लगी थी, और भी ज़्यादा लिटरली वो विंग के पीछे ही लग गई थी कि तभी अब बाउसन सेनन को रोकते हुए लैन ई थोड़ी सी कोल्ड वॉइस में कहता है, बाउसन। ये सुनकर जो बाउसन सेनन थी वो रुक गया और वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है घूर के, जहाँ पे जो लैन ई थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए, मतलब वो विंग से भी अपना फेस मतलब आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो विंग से कहता है, हमें इस तरह से आने के लिए माफ़ी मांगती हूँ, हमें नॉक करके आना चाहिए था। ये कहकर वो शांत हो गई। एंड ये सुनकर विंग भी एकदम शांत था। और बाउसन सेनन जो मुंह फुलाते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या ही हो गया, कुछ तो नहीं ना, मुझे पता था ऑलरेडी कि वो दोनों अभी एकदम ठीक ठाक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आ गया। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मतलब बेड का ऐसा हालत होगा। बस इसीलिए अगर मुझे पता होता तो मैं आप तीनों को आप दोनों को खींच कर यहाँ पे नहीं लाती। ये ना वो बच्चों की तरह बोल रही थी, जैसे कि वो जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन बाउसन सेनन ने ये जानबूझ के किया था, सिर्फ और सिर्फ विंग को परेशान करने के लिए। और ये चीज़ लैन ई को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो बाउसन सेनन की तरफ घूर के देखते हैं और उसके बाद वो कहता है, बाउसन अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तो अभी बी सीरियस। ये सुनकर जो बाउसन सेनन थी वो भी मुंह फुलाते हुए कहता है, ठीक है मुझे पता है। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, जो अभी भी उनकी तरफ पीट किया हुआ था, जहाँ पे बाउसन सेनन इसको भी थोड़ा टीज करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक दिया क्योंकि अभी समय बिल्कुल नहीं था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग अभी तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग अपने सिर को नोट करता है, हालांकि उसका फेस अभी भी लाल था, लेकिन उसे पता है कि अभी उसे क्या करना होगा। जहाँ पे जो बाउसन सेनन अब विंग का हाथ पकड़ती है और वो विंग को लेकर एकदम मैडम लैन के पास आ गई थी। मैडम लैन जो वहीं पे खड़ा हुआ था, जहाँ पे जो वांग जी जो अभी भी अपने फेस को दूसरी तरफ किया हुआ था। यहाँ पे बाउसन सेनन की बात को सुनकर वो फाइनली जाके थोड़ा सा हिम्मत करके पीछे मुड़ता है, मतलब लैन ही बाउसन सेनन और मैडम लैन की तरफ मुड़ता है। इसका फेस अभी भी थोड़ा बहुत लाल था, लेकिन बाउसन सेनन की बात को सुनकर वो तुरंत ही एकदम बाउसन सेनन की तरफ मुड़ गया था और वो क्वेश्चनिंग टोन से विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, उसके बाद वो बाउसन सेनन की तरफ देखकर बस अपने हाथ को छुड़ाते हुए बाउसन सेनन से कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे उनसे तो थोड़ा सा बात करना है। ये सुनकर जो बाउसन सेनन थी वो अपने सिर को नोट करते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो लैन ई थी वो खड़ी हुई थी। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है बट ज़्यादा वक्त नहीं है, फुल मून नाइट हो चुका है और वक्त भी बहुत कम है, तो जो करना है जल्दी करो विंग। ये कहकर वो मैडम लैन और मतलब बाउसन सेनन को लेकर वहाँ से तुरंत ही गायब हो गई थी। यहाँ पे वो लोग जाने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था, वो एकदम अपने हस्बैंड के पास आती है और वो अपने हस्बैंड के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, महाराज मुझे अभी जाना होगा। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, कहाँ तुम कहाँ जाओगे।
तुमने कहा था कि हम लोग मिलके महाशक्ति बनाएंगे, तो तुम यहाँ से अभी कहाँ जाओगे? और वैसे भी अभी फुल मून नाइट आ चुका है, इसका मतलब वो यन सोल, वो यन आयरन अभी बाहर आएगा। और और तुम अभी जहाँ पे जो वांगजी की बातों को काटते हुए विंग कहता है, महाराज मैं उसी की ही तैयारी करने जा रहा हूँ, मुझे अभी यहाँ से यंग पर्वत पे जाना होगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, यंग पर्वत? वो विंग की तरफ देखने लगा, यंग पर्वत? तुम यंग पर्वत क्यों जाओगे? जहाँ पे वांगजी की बातों को सुनकर विंग कहता है, हाँ यंग पर्वत, मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे वहाँ से कुछ लेके आना होगा। ये सुनकर जो विंग की तरफ वांगजी देखता है और वो कहता है, यंग पर्वत? मुझे जितना पता है यंग पर्वत में वो सारी यंग एनर्जी रहता है, जहाँ पे कल्टिवेटर्स की मौत के बाद उनकी एनर्जी जो सोल से अलग होकर यांग पर्वत में चला जाता है। तुम वहाँ पे जाकर क्या करोगे विंग? जहाँ पे विंग ये सुनकर वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वहाँ पे कुछ है जो मुझे चाहिए, ये नारायण को ख़त्म करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है महाराज। ये सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बट यांग पर्वत में वो लोग नहीं जा सकते हैं जिनके पास यंग एनर्जी होता है, और यांग पर्वत कभी भी यंग एनर्जी को वहाँ पे जाने ही नहीं देंगे। तो तुम वहाँ पे कैसे जाओगे और तुम क्यों जाओगे? तुम्हें वहाँ से ठीक क्या लेना है विंग? इतनी सारी सवाल वांगजी पूछ रहा था, क्योंकि पूछने का भी बहुत रीज़न था। यांग पर्वत एक ऐसी पर्वत है जहाँ पे कल्टिवेटर्स की मौत के बाद उनकी सोल और उनकी यांग एनर्जी मतलब प्योर एनर्जी वो अलग हो जाते हैं, और वो अलग होकर एक जो प्योर एनर्जी होता है यानी कि यांग एनर्जी वो जाता है यंग पर्वत में। यंग पर्वत को एक प्योर एनर्जी का मतलब पहाड़ भी कह सकते हैं, जिसमें ये सारी प्योर एनर्जी इकट्ठा होकर एक जगह पे जमा होते हैं और वहीं पर सेफ रहते हैं, क्योंकि कल्टिवेटर्स की मौत तो हो जाती है और सोल भी चला जाता है, लेकिन प्योर एनर्जी रहता है और प्योर एनर्जी वहीं पे रहता है। ये वो सारे कल्टिवेटर्स की एनर्जी होती है जो मरने से पहले प्योर होते हैं। जैसे कि एक इंसान के अंदर डार्क एंड प्योर दोनों होते हैं, लेकिन कल्टिवेटर्स जो प्योरिटी के साथ जाने जाते हैं उनकी एनर्जी पर्वत में रहती है, मतलब उनकी यांग एनर्जी पर्वत में रहती है। वो पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं था, वो पर्वत एक तरफ से कह सकते हैं यंग एनर्जी को सोखता हो, मतलब एक तरह से खींचता हो, यंग एनर्जी को अपने पास रखता हो इकट्ठा करके। उस पर्वत में कोई नहीं जा सकता है, एक कल्टिवेटर भी नहीं जा सकता है। वहाँ पे जाने का इजाज़त किसी का नहीं था। वहाँ पे जाने का किसी की इजाज़त इसीलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का मानना था कि कुछ लोग ऐसे थे जो लोग मतलब यांग पर्वत से गुजर रहे थे और उनको ऐसे फील हुआ कि उनकी एनर्जी को खींचकर उस पर्वत ले जा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग उस पर्वत के आसपास भी मंडराना नहीं चाहते थे। हालांकि वांगजी कई बार जाने की कोशिश किया था लेकिन वो नहीं जा पाया था। उल्टा वो बहुत ज़्यादा अजीब सा उसे लगा कि जब भी वो यंग पर्वत के पास आया था वहाँ पे अचानक एक बैरियर जैसा क्रिएट हो गया था। मतलब इतने लोग वहाँ से गुजरे थे, उनके अंदर से एनर्जी खींचा जरूर गया था, लेकिन वांगजी ही इकलौता पर्सन था जिसके सामने वो पर्वत एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। ये चीज़ वांगजी को पता था और वांगजी कई बार उस बैरियर को तोड़ने की भी कोशिश किया था, लेकिन उल्टा वो बैरियर का फोर्स इतना ज़्यादा था कि वांगजी घायल हो जाता था। इसीलिए ही लैंसिंग ने उसे मना कर दिया था यंग पर्वत के आसपास भी जाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने बेटे को खो दे। और वैसे भी वो पर्वत किसी का नुकसान नहीं कर रहा था, मतलब वो पर्वत जो एनर्जी लेता था वो कल्टिवेटर्स की मौत के बाद उनकी एनर्जी लेता था। तो बेसिकली इस बात से मतलब किसी को कोई मतलब परवाह नहीं था, क्योंकि मौत के बाद उनकी एनर्जी जहाँ भी जाए, क्योंकि इंसान ही तो जिंदा नहीं है, तो उनकी एनर्जी को वो लोग क्या करेंगे। तो बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखते हुए लैंचिंग ने मना कर दिया था कि उस पर्वत के आसपास कोई नहीं जाएगा। तो बेसिकली इसी वजह से ही वांगजी ने भी हाल छोड़ दिया था उस पर्वत में जाने का। तो अब विंग इस पर्वत में क्यों जाना चाहता था, इस बारे में वांगजी को जानना था, इसीलिए वो इतना सवाल कर रहा है कि किसी याद आ गया था जब वो ठीक 18 साल का था तब वो एक बार गया था उस जगह पे, और वो एक ही बार गया था और तभी वो बैरियर क्रिएट हुआ था, और उसके बाद से वो कभी नहीं गया। अपने पिता की बात को सुनने के बाद वो कभी नहीं गया। उसके बाद तो वो खुद ही यन आयरन को ढूंढने लग गया था, यन आयरन को, या फिर कह लो कि वो पावर को, जो पावर पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में दबा ही ला सकता था। इसके बाद उसके दिमाग से ये जो जगह था मतलब जो पर्वत था वो एकदम निकल गया था, क्योंकि उसे पता है कि उस पर्वत में वो पावर नहीं होगा। क्योंकि पता नहीं कि उसे लगा था कि ये वो पर्वत नहीं है जिस पर्वत के बारे में वो सोच रहा है, मतलब जिस स्पिरिचुअल टूल को वो ढूंढ रहा है, इसलिए वो कभी भी उस चीज़ को अपने माइंड में नहीं लाया था। लेकिन अब ये यांग पर्वत के बारे में सुनकर उसे डाउट होने लगा था, क्या सच में उसे वहाँ पे भी ढूंढना चाहिए था, और अब विंग वहाँ पे क्यों जाना चाहता है, वो वहाँ पे तो जा भी नहीं पाएगा, और अगर उसकी कुछ हो जाए तो। इसी सोच में वो विंग से इतनी सवाल करता है, और वांगजी की ये सवाल विंग समझता है, और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए, अपने हस्बैंड के फेस को पकड़ते हुए उसके सहलाते हुए कहता है, महाराज कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो दिखाई नहीं देता है, और वैसा ही इस जगह पे भी है, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, और जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। ये कंफ्यूजिंग बात वांगजी को विंग ने कहा, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है ये समझाने का कि आखिर वो क्या कहना चाहता था। वो महाराज से कहता है, महाराज अभी मुझे जाना होगा, बस मुझे थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, मैं बहुत जल्दी पहुँचूँगा, तब तक बाकी चीज़ें आपको संभालना होगा, क्योंकि अब वो पल आने वाला है जो पल हमने एक दूसरे को खोया था, हमने अपनों को खोया था। महाराज इस बार हमें वो नहीं होने देना है जो पहले हुआ था, हमें अपनों को बचाना है, फैमिली को बचाना है, और अपने आप को भी। ये कहकर वो महाराज के हाथ को अपने फेस पे रखते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आऊँगा, जितनी देर में वापस ना हो बस उतनी देर तक आप खुद को और हमारे फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट कीजिएगा। ये कहकर वो स्माइल करता है। वांगजी जब अपने सिर को नोट करता है और वो उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, वादा करता हूँ इस बार मैं अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर वो उसके फेस को सहलाते हुए कहता है, विंग
और इस बार मैं तुम्हें भी बचाऊंगा। ये कहकर वो उसे हक करता है। विंग भी अपने हस्बैंड को हक करता है कुछ देर तक। उसके बाद वो अलग होते हुए कहता है, अभी मुझे जाना होगा, याद रखिए महाराज, इस बार आप खुद को कुछ होने मत दीजिए, मैं वापस आऊँगा और इस बार हम लोग जिएंगे। ये कहकर वो स्माइल करता है, वांग जी भी स्माइल करता है। उसके बाद विंग अपने हस्बैंड को आखिरी बार देखते हुए फिर वो रूम से बाहर निकल जाता है और वांग जी जो अपने बीचन को समन करते हुए अपने हाथ में लेता है, जहाँ पे वो अपने तलवार को देखते हुए कहता है, विंग मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो अपनी तलवार को देख ही रहा था कि तभी उस रूम का डोर नॉक होता है एंड वो नॉक होते ही वांग जी डोर की तरफ देखता है। वहाँ पे 2 रॉयल गार्ड आए थे। वो 2 रॉयल गार्ड आते हुए एकदम राजकुमार लान वांग जी के सामने झुकते हुए कहता है, क्राउन प्रिंस आपको अभी महाराज ने बुलाया है। ये सुनकर वांग जी जो गार्ड्स को कहता है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो उन गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पे वो गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर वहाँ से डायरेक्ट राजमहल पे चला गया था। वहाँ पे वो सभा में जाता है। सभा में ऑलरेडी लैन चिंगेन जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था, बहुत ही परेशान होकर, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे जाते ही अपने फादर को वो करता है और वो कहता है, क्या हुआ फादर, आपने मुझे बुलाया? जहाँ पे जो मतलब फादर यानी कि लैन चिंगेन जो कहते हैं, वांग जी तुम पिछले 4 दिन से तुम्हारे महल पे कर क्या रहे थे वांग जी? हाँ, मैं कितनी बार सैनिकों को भेज कर तुम्हें बुलवाने की कोशिश किया, लेकिन उतनी बार ही सैनिक मेरे पास वापस ये बोलकर आ रहे हैं कि तुम किसी काम में बिजी हो, अभी तुम नहीं आ सकते हो, थोड़ा वक्त लगेगा। और इतना कहकर पूरे 4 दिन बिता दिया है तुमने, आखिर तुम 4 दिन तक अपने महल पे कर क्या रहे थे? ये कहकर वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और ये सुनकर वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है। कुछ देर सोचने के बाद उसका दिमाग में आया था कि लैन ई ने शायद वहाँ पे बैरियर लगाया था। हाँ, क्योंकि उस टाइम को उसने दीवार पे जब वो खिड़की से देख रहा था उसने देखा कि वहाँ से बैरियर हट रहा था, यानी कि वहाँ पे बैरियर लगा हुआ था और इस वजह से ही वो लोग वहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, मतलब उसके जो सैनिक थे वो वहाँ पे आ नहीं पा रहे थे। और दूसरी तरफ शायद लैन ई ने ही कोई मतलब काम किया होगा उन सारे सैनिकों को वहाँ से भेजने के लिए, ताकि वांग जी और विंग को कोई डिस्टर्ब ना करे। और वो बैरियर क्रिएट करने का कारण 2 कारण हो सकता है। एक कि वो अपने दुश्मनों को भनक तक नहीं लगना देना चाहता था कि वांग जी और विंग क्या कर रहा है, और सेकंड कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और ये वांग जी समझ गया था। वांग जी ये समझते ही वो अपने फादर की तरफ देखता है और वो अपने फादर के सामने झुकते हुए कहता है, फादर मैं कुछ काम में बिजी था, लेकिन वो काम हो चुका है। ये सुनकर जो महाराज लैन चिंगेन थे वो अपने बेटी की तरफ घूर के देखते हैं कुछ देर। उसके बाद वो कुछ बोलने के लिए या फिर कुछ पूछने के लिए अपने मुंह को खोलने ही वाले थे कि तभी वांग जी बात को चेंज करते हुए वो कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया था, क्या कोई गंभीर बात है? यह सुनकर वांग जी की तरफ महाराज लैन चिंगेन देखते हैं और वो भी एकदम होश में आ जाता है, जैसे कि वो कुछ बोलने के लिए ही वांग जी को बुलाया था। जहाँ पे जो वांग जी के फादर यानी कि लैन चिंगेन वो एक लेटर मतलब वांग जी को दिखाते हुए कहता है, हमें वॉर का न्योता मिला है। ये सुनकर वांग जी उस लेटर को देखता है और वो उस लेटर को अपने हाथ में लेता है, जहाँ पे महाराज लैन चिंगेन कहते हैं, वांग जी आज ठीक एकदम सुबह को ही मुझे ये लेटर मिला है। ये लेटर कोई वॉर का न्योता का लेटर नहीं है, मतलब ये मेरे गुप्तचरों ने मुझे लेटर भेजा है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरे राज्य में हमला होने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये कौन है जो हमला करना चाहता है, पर हाँ वो ऑलरेडी पूरी तैयारी के साथ आया है, क्योंकि पूरी राज्य के आसपास पूरे सैनिकों से भरा हुआ है और वो लोग किसी भी वक्त हमारे राज्य में हमला कर सकते हैं। वांग जी मुझे सबसे ज़्यादा डाउट इस जगह पे है कि ये वही हो सकते हैं जो लोग पहले हमला किया था उस शक्ति की स्रोत की वजह से, जो हमारे ऊपर हमला हुआ था एक बार, ये वही लोग हैं। मेरे गुप्तचर ने कहा है कि ये जो पर्सन थे वो वही एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जो उस शक्ति के स्रोत के अंदर है, और वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इसीलिए मैं पहले से ही सारे जो सेक्युलर्स थे उनको लेटर भेज दिया है कि वो लोग तैयार रहे, क्योंकि हमारे पास जितने सैनिक हैं वो भी शायद कम पड़ सकते हैं उन लोगों के पास। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए मैंने ऑलरेडी सारी तैयारी करके रखा है और मैं तुम्हें बताने के लिए मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कब बाहर निकलोगे। बट फाइनली तुम बाहर निकले हो वांग जी, मुझे लगता है अभी हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इससे पहले हमारे ऊपर हमला करें, हम ही उससे पहले उनको हमला करेंगे। ये कहकर वो अपनी बेटी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी ये सारी बातें सुनता है। उसके बाद वो अपनी आंखें चारों तरफ घुमाता है। उसके बाद वो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है आप वार का तैयारी कीजिए, हम लोग वार के लिए जाएंगे। ये सुनकर जो महाराज था वो अपने सिर को नोट करते हैं। उसके बाद वो भी निकल चुके थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट विंग की तरफ दिखाया जाता है। विंग जो अभी एकदम यांग पर्वत के सामने खड़ा हुआ था, उसके साथ बाउसन सैंडन और मैडम लैन थी। यहाँ पे जो विंग था, विंग अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंड माँ अच्छा लैनी कहाँ गई, क्या वो हमारे साथ नहीं आई है? ये सुनकर जो बाउसन सैंडन था, बाउसन सैंडन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये अभी थोड़ा सा काम के लिए गई है, वो वापस आ जाएगी, तब तक अब हमें हमारा काम करना चाहिए, जो काम के लिए हम लोग इस पर्वत में आए हैं। ये सुनकर विंग अपने सिर को नोट करता है और वो उस पर्वत की तरफ देखता है, जो पर्वत पूरी तरीके से एक बैरियर में कैद था, मतलब एक तरफ से कह सकता हूँ बैरियर किया हुआ था। विंग उस बैरियर को देखते हुए मतलब बाउसन सैंडन की तरफ देखता है और वो कहता है, यहाँ पे तो बैरियर लगा हुआ है, क्या हमें इस बैरियर को पहले तोड़ना पड़ेगा? ये सुनकर जो बाउसन सैंडन थी, बाउसन सैंडन विंग की तरफ घूर के देखती है और उसके सिर पे चपली मारते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो, हम बैरियर तोड़ेंगे क्यों, तुम क्यों हो? ये कहकर वो उसे आगे करते हुए कहता है, उस बैरियर पे से टच करो। ये सुनकर विंग अपने मतलब
मुंह फुलाते हुए कहता है, ग्रैंडमा आप मुझे टीज़ करना नहीं बंद करेंगे, है ना? ये सुनकर जो ग्रैंडमा थी वो कहती है, हाँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें टीज़ करना नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी अभी बहुत सारी टीजिंग बाकी है जो मैं तुम्हें बाद में करने वाला हूँ, पहले इस ये नारायण को खत्म करते हैं। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है और उन दोनों की ये नोक-झोंक, मतलब जो मैडम लैन थी वो देख रही थी, ये क्या टाइमिंग है टीजिंग करने का। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ पे आए हैं वो लोग, और यहाँ पे वो दोनों लगे हैं एक दूसरे में ही। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग जो करना है जल्दी करो, वक्त बहुत कम है, ये नायरन अभी तुम्हें ढूंढते हुए ही आ रहा होगा। ये सुनकर जो विंग था, विंग अपने सिर को नोट करता है और फिर वो उस बैरियर की तरफ देखता है। वो धीरे धीरे करके उस बैरियर के सामने आके खड़ा होता है। खड़ा होते ही वो अपने एक हाथ को उस बैरियर पे टिकाता है। पहले तो कुछ नहीं हुआ था, ना ही उस बैरियर में मतलब कोई अटैक किया था, बस वो पहले थोड़ा सा फोर्स यूज़ करके विंग को हटाने की कोशिश किया, लेकिन विंग ने दूसरा हाथ अपने स्टमक पे रखा था एंड उस स्टमक से उसके स्टमक से कुछ रोशनी जैसा निकल रहा था, और वो रोशनी विंग के दूसरे हाथ में जा रही थी फ्लो होकर, एंड वो जाते ही एकदम बैरियर हट चुका था। बैरियर हटने के बाद जो वासन सैन था, वासन सैन कहता है, देखा मेरा कमाल, मुझे पता ही था। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है और फिर उसकी नज़र एकदम उसके स्टमक पे जाते हुए कहता है, मैंने सही कहा था, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है विंग। ये सुनकर ना वांगची विंग ना अपने ग्रैंडमा की तरफ देखता है। वो कहता है, ग्रैंडमा प्लीज़ अब आप मुझे टीज़ मत कीजिए। उन दोनों का ये टीजिंग वाला सीन देखकर ना जो मतलब लैन ई थी, सॉरी जो मैडम लैन थी ना, वो अपने सिर को कहीं पे पटकना चाहती थी कि ये लोग सीरियस मोमेंट पे भी ना इतना ज़्यादा अनसीरियस हो जाते हैं। वेल जो मैडम लैन थी, मैडम लैन विंग एंड वासन सैन का हाथ पकड़ते हुए उस गुफा के अंदर, अरे यार वो पहाड़ के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो दोनों पहाड़ के अंदर जाते ही वहाँ पे एक अजीब सा ही फोर्स यूज़ होता है, जिसमें अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर वहाँ पे खड़ा होता तो अब तक तो उस पहाड़ से दूर जाके कहीं पे गिर जाया होता, लेकिन यहाँ पे वो तीनों थे, जो तीनों के पास इतनी एनर्जी तो थी कि वो उस फोर्स को सह सके हैं। तो यहाँ पे वो तीनों उस फोर्स को सह लिया था एंड वो तीनों अब आगे बढ़ने लगे थे। विंग पहले आगे जा रहा था और उनके पीछे पीछे वासन सैन और मैडम लैन जा रही थी। वो तीनों ही एक जगह पे आके रुक गए थे एंड वहाँ पे रुकते ही उनके सामने एक जगह जो गुफा की तरह ही था, बट पूरी तरीके से ये गुफा नहीं था, क्योंकि ये गुफा बड़ा नहीं था, एकदम छोटा सा था, जिसके अंदर एकदम ब्लू जैसी कुछ चमक रही थी जो धीरे धीरे एनर्जी खींच रही थी। हालांकि उन दोनों की एनर्जी मतलब वासन सैन और मैडम लैन की एनर्जी उन लोगों ने पहले से ही लॉक करके आए थे, इसीलिए वो लोगों की एनर्जी वो चीज़ खींच नहीं पा रही थी, और विंग की वो तो पहले से ही खींच नहीं पा रहे थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग उस चीज़ को देखते हुए जो भी चमक रहा था, लेकिन उतना नहीं कि वो देख नहीं पाएगा, वो उस चीज़ को देखते हुए कहता है, ओह तो ये वो है। ये कहकर वो वासन सैन की तरफ देखते हुए कहता है, ये आपने इस तरह से क्यों बनाया। ये सुनकर ना जो वासन सैन के मतलब मुंह ना एकदम टेढ़ा हो जाता है, और वो मतलब विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। हाँ, इसे बनाने में हमने कितनी साल बर्बाद किया है तुम्हें पता है। हाँ, मैंने और ई ने मिलकर इसे इस तरह से बनाया है ताकि वो इतना पावरफुल हो कि वो ये नायरन को खत्म कर पाए। और तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसा बना है, मतलब क्या है। तारीफ करो मेरी कि मैंने डिज़ाइन किया है इसे, इसीलिए ये इतना पावरफुल है। देखो ये अगर मेरे आसपास अगर कोई बैरियर नहीं होता ना, तो ये अभी तक मेरी एनर्जी खींच कर ले लिया होता। हाँ, ये कहकर वो मुंह बनाने लगा था। और ये सुनकर जो मैडम लैन थी, मैडम लैन अपने सामने वासन सैन को देखते हुए कहता है, वैसे हमारे बैरियर रहते भी ये बैरियर तो एकदम प्योर एनर्जी से ही तैयार हुआ है, तो फिर ये हमारे बैरियर को खींच क्यों नहीं पा रहा है या फिर तोड़ क्यों नहीं पा रहा है। ये सुनकर जो वासन सैन थी वो अपने सामने मैडम लैन को देखते हुए कहता है, क्योंकि ये प्योर एनर्जी से तैयार ही नहीं हुआ है, और ना ही कोई यंग एनर्जी से, क्योंकि यंग एनर्जी तो इस पहाड़ में जा ही नहीं सकता है। यंग एनर्जी तो इस पहाड़ में जा ही नहीं सकता है। ये मैंने अपनी 4 सोल से बनाया है। आखिर 4 सोल किसे कहते हैं। 4 सोल 5 तंतों से तैयार हुआ है, जिसमें प्रकृति की भी एनर्जी है, जिस वजह से यहाँ पे इस बैरियर में इतनी स्ट्रांगनेस है कि वो उस पावर को रोक पाएगी हमारी ताकत को छीनने के लिए। और बेसिकली मेरे पास तो गोल्डन कोड है ही नहीं, बस मेरा ये 4 सोल ही है जो मेरी गोल्डन कोड की तरह काम करता है। ये कहकर वो मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन अपने सिर को नोट करते हैं। उसके बाद वो उस पावर की तरफ देखते हैं जो अभी थोड़ा बहुत चमक रहा था, जिसके बीच में से हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक तलवार था। हाँ, वो एक तलवार था, जो तलवार अभी एकदम पूरी तरीके से चमक रहा था ब्लू कलर रोशनी में, जो रोशनी धीरे धीरे पावर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीनों में से एक भी इंसान का पावर उस तलवार की तरफ जा नहीं रहा था। जहाँ पे वासन सैन विंग से कहता है, अब जाओ भी और उसे लेकर आओ। ये सुनकर जो विंग अपनी मतलब ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा वो मुझे खुद को छूने देगा। ये सुनकर वासन सैन जो विंग की तरफ घूर के देखती है और वो आहे भरते हुए कहता है, ओह मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। हाँ, ये कहकर वो विंग के पास आता है। उसके बाद वो अपने हाथ को एकदम विंग के स्टमक पे रखता है, अपनी आंखों को बंद करता है और थोड़ी थोड़ी करके अपनी एनर्जी उसे पास करता है। एंड कुछ चेक करने के बाद वो अपनी आंखों को ओपन करते हुए कहता है, हाँ अब तुम उसे टच कर सकते हो, पर हाँ याद रहे उसे छूने से पहले अपनी डार्क एनर्जी को अपने अंदर ही रखना, बस वांगजी के अंश को अपने सामने रखना। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है और फिर वो अपने स्टमक पे हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है। वो डर रहा था थोड़ा सा, एंड ये चीज़ समझते ही जो मतलब वासन सैन थी वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, और हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो इसीलिए तुम डरो मत, चिंता मत करो, तुम्हारे अंश को कुछ नहीं होगा, बस भरोसा रखो मेरे ऊपर।
ये सुनकर विंग अपने सिर को सिर्फ नोट करता है और फिर वो उस गुफा की तरफ जाने लगा था। वो गुफा जो छोटा था एंड वहाँ पे एक तलवार था जो बहुत ही तेज़ी से चमकने लगा था। विंग के सामने आते ही विंग जो धीरे धीरे करके उसके सामने आता है और सामने आते ही जैसा कि जो बासु सैंडर ने कहा था वो वही करता है। पहले वो अपनी जो डार्क एनर्जी था उसे लॉक करता है और साथ ही साथ वो अपने स्टमक पे हाथ रखता है और फिर वो अपने मन में विस्पर करते हुए कहता है, प्लीज़ ठीक रहना। ये कहकर वो अपने हाथ को वो उस तलवार पे बढ़ाता है। वो तलवार जिससे कुछ अजीब सा ही एनर्जी निकलने लगा था, वो प्योर एनर्जी था जो धीरे धीरे निकल रहा था और वो विंग के ऊपर उससे हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ देखकर ही विंग पहले थोड़ा सा घबराया, उसके बाद वो अपने मन को शांत करते हुए अपने एक हाथ को वो अपने स्टमक पे रखता है एकदम सिक्योरली और दूसरा हाथ वो तुरंत ही उस तलवार पे बढ़ा दिया था। वो उस तलवार को पकड़ने के लिए वो तलवार जो पूरी कोशिश कर रहा था विंग को वहाँ से हटाने की, बट वो कर नहीं पाता है। फाइनली विंग उस तलवार को पकड़ा था एंड उस तलवार को पकड़ने के बाद ही उसकी चीख निकल गई थी। उसे अपने स्टमक पे बहुत तेज़ पेन होने लगा था और ये देखते ही जो बासु सैंडर थी वो तुरंत उसके पास आ गई थी और उसके पास आते ही वो धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी विंग को ट्रांसफ़र करने लगी थी ताकि विंग उस पेन को बेयर कर पाए। विंग जिसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था वो अपने स्टमक को टाइटली पकड़ लिया था। उसके दिमाग में बस उसका हस्बैंड, उसका फैमिली, उसकी सारी चीज़ें चल रहा था और साथ ही साथ वो अपने स्टमक को पकड़ते हुए अपने मन ही मन बोल रहा था, प्लीज़ ठीक रहो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। बस यही सब कुछ वो बोले जा रहा था। फाइनली बहुत देर तक वो पेन झेलने के बाद वो तलवार जितनी रोशनी फैला रही थी इतनी तेज़ी से विंग के ऊपर उस एनर्जी, वो प्योर एनर्जी इतनी बार हमला करने की कोशिश किया है या फिर कह सकते हो कि उसे खुद से दूर करने की कोशिश किया है। वो अब रुक चुका था, एकदम शांत हो चुका था और विंग वो भी शांत हो गया था। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और साथ ही साथ उसके स्टमक पे भी, जहाँ पे वो उस तलवार को अपने हाथ में लिया था उसके हाथ भी काँप रहे थे, लेकिन वो उसे पकड़ते हुए डायरेक्ट बासु सैंडर की तरफ देखता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या क्या वो ठीक है? जहाँ पे जो बासु सैंडर जो अपने हाथों को विंग के स्टमक पे रखते हुए कहता है, हाँ मुझे लगता है तो वो ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है। ये कहकर वो अपने हाथ को धीरे धीरे उसके स्टमक पे फहराने लगी और एक जगह पे वो अपने हाथ को रख दिया एंड वो उसे रखते ही अपनी आँखों को बंद कर लिया। वो कुछ महसूस करने की कोशिश करती है। कुछ देर तक वो कोशिश करने के बाद वो अपनी आँखों को खोलती है और फिर वो कहती है, मुझे वो फ़ील नहीं हो रहा है। ये सुनकर विंग अपने सामने अपनी ग्रैंडमा को देखते हुए कहते, क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या वो जहाँ पे बासु सैंडर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ठीक से ही किया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग की आँखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना। जहाँ पे बासु सैंडर कहता है, मुझे ठीक से चेक करना होगा, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद मैं ठीक से चेक कर पाऊँगा। ये सुनकर विंग जो अपनी आँखों के आंसू को पोंछता है और फिर वो अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ। ये कहकर वो उठ गया था और वो उस तलवार को अपने हाथ में ले लिया था। जहाँ पे जो बासु सैंडर, मैडम लैन और विंग वहाँ से उस पहाड़ से निकल गए थे। वो पहाड़ से निकलने के बाद ही वो पहाड़ एकदम नॉर्मल जैसा हो गया था, जैसे कि एकदम पहले जैसा हुआ था। वो होने के बाद ही विंग और वो लोग उस जगह से निकल गए। विंग जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसके हाथ पैर काँप रहे थे, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो बस बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्या करूँगा? ये वो बार-बार मन ही मन बोल रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें बासु सैंडर और बासु सैंडर और मैडम लैन दोनों ही समझ पा रहे थे। ये समझते ही वो विंग से कहता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। ये कहकर वो उसे लेकर वहाँ से निकल गई थी। वो लोग निकलने के बाद ही कुछ देर में एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे वो लोग बैठ सकते थे। विंग को वो वहाँ पे बिठाते हैं एंड वहाँ पे बिठाने के बाद बासु सैंडर जो तुरंत ही विंग के सामने बैठ गई थी, वो बैठने के बाद वो अपने दोनों हाथ को विंग के स्टमक पे रखती है और वो धीरे से अपनी आँखों को बंद करके अपनी एनर्जी विंग के स्टमक में ट्रांसफ़र करने लगती है और वो धीरे धीरे चेक करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर तक वो चेक करने के बाद फाइनली उसे वो मिल जाता है जो वो ढूंढ रही थी और वो मिलते ही उन्होंने तुरंत ही आँखों को ओपन किया और वो गहरे से ब्रीथ लेते हुए कहता है, नहीं वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, पर हाँ वो भी ठीक है। ये सुनकर विंग जिसकी आंखों से ऑलरेडी आंसू निकल रहे थे, वो रिलैक्स फील करते हुए कहते हैं, सच में? जहाँ पे बासु सैंडर कहती है, हाँ चिंता मत करो, तुम दोनों का अंश ठीक है, वो बस कमज़ोर हो गया है, उस तलवार की शक्ति को वो ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाया है, वो भी बहुत सा छोटा है, वो अभी वो फील नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो ख़त्म हो सकता था, लेकिन थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। बट हाँ तुम्हें केयरफुल होना होगा, अब तुमने ये तलवार तो ले लिया है, पर तुम्हें अब आगे का काम भी तो करना है। ये सुनकर विंग अपने से को नोट करता है और वो कहता है, हाँ मैं करूँगा और इस बार मैं उसे ख़त्म करूँगा। ये कहकर वो स्माइल करती है और ये सुनकर जो बासु सैंडर थी, बासु सैंडर विंग की तरफ कुछ देर देखती है और फिर वो कहती है, क्या तुमने इसके बारे में, ये कहकर वो उसके स्टमक पे पॉइंट करते हुए कहता है, इसके बारे में वांग जी को बताया? ये सुनकर विंग ग्रैंडमा की तरफ देखता है और फिर वो अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहता है, नहीं। ये सुनकर जो बासु सैंडर थी, बासु सैंडर कहता है, क्या तुम श्योर नहीं थे कि ये बच पाएगा या नहीं? ये सुनकर विंग अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ पर मैं बताऊँगा, पर पहले, ये कहकर वो उस तलवार की तरफ देखता है। ये सुनकर बासु सैंडर अपने सिर को नोट करती है और वो कहती है, ये कहकर वो उठती है और वो कहती है, और वक्त आ गया है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ती है और विंग भी नोट करते हुए उस तलवार को देखता है और मैडम लैन, बासु सैंडर और विंग वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें डायरेक्ट वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अभी एकदम वॉर के सूट में था और साथ ही साथ वो अभी बैटल ग्राउंड में था। बैटल ग्राउंड में वो आ चुका था और आने के बाद ही वो एक पर्सन के सामने एकदम खड़ा था। वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखकर कोई बता नहीं सकता है कि वांग जी की क्या सोच रहा है, लेकिन जो सोच रहा है वो शायद सबके लिए ठीक नहीं था। यहाँ पे वो एक पर्सन के सामने खड़ा था जो
पूरी तरीके से ब्लैक रूप में था। साथ ही साथ वो पूरा फेस ढका हुआ था, उसका फेस दिख नहीं रहा था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी उसकी तरफ देखता है और अपने तलवार को पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार मिल ही गए हैं एक दूसरे से आमने सामने। ये सुनकर वो पर्सन उसकी तरफ देखता है कुछ देर तक। उसके बाद वो भी स्मित करते हुए कहता है, अरे लान वांगजी, क्या तुम मुझे जानते हो? ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी धीरे 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 करके एकदम उस पर्सन के सामने आके खड़ा होता है। वो पर्सन पहले घबरा गया था, वो पीछे हटने लगा ही था कि तभी वांगजी उसके एकदम तुरंत ही करीब आकर उसके एकदम कानों के सामने विस्पर करते हुए कहता है, लेनान, याद है तुमसे मैंने मरने से पहले क्या वादा किया था कि मैं तुम्हें तरपा तरपा के मारूंगा, और वो वक्त आ गया है। ये कहकर वो पीछे हट गया था। एंड ये सुनकर लैन आन, हाँ वहाँ पे और कोई नहीं, लैन आन ही खड़ा था जो वांगची की तरफ देखने लगा था। और वांगची का फेशियल एक्सप्रेशन आज पहली बार ऐसा था कि जिसे देखकर शायद लोग भी क्या, नॉर्मल इंसान भी क्या, शायद उसके फादर भी डरने वाले थे। वेल, विंग वांगजी दोनों ही अब अलग अलग मकसद में निकल चुके हैं। क्या दोनों ही एक साथ लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे और दोबारा अपने डेस्टिनी को चेंज कर पाएंगे, या फिर ये पहले जैसे ही उनकी मौत तक खींच के लाएगा? देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। ये स्टोरी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये खत्म होने वाला है। आई होप कि आप लोग को आज का पार्ट समझ आया होगा और साथ ही साथ पसंद भी आया होगा। आए तो प्लीज़ लाइक कर दो। और आपको क्या लगता है यहाँ पे बासन सेंटन का कहने का मतलब क्या है? जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में बताओ यार, प्लीज़ कमेंट करो। एंड आई नो गाइस, मैं स्टोरी को लाने में बहुत लेट कर दिया है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती यार, टाइम नहीं मिला है तुम्हारी दीदी को। तो प्लीज़ थोड़ा सा दीदी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो और प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। अब कमेंट कर भी देना, ओके? अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।